Hello students, now we are going to discuss some sample questions on Kirchhoff's law. मैंने पिछले वीडियो के अंदर किर्चॉफ्स लॉ को हाउ टू अप्लाई किर्चॉफ्स लॉ किर्चॉफ्स लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं ये मैंने बताया था। इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं कुछ सैम्पल क्वेश्चंस के थ्रू उन रूल्स को अप्लाई करूंगा, उससे आपको इक्वेशंस बनाने में जो ईजी रहेगा। अंडरस्टैंड? तो आवर फर्स्ट सैम्पल क्वेश्चन इज वी हैव अ सर्किट। हमारे पास एक सर्किट है बच्चों। फोर वोल्ट 2 ohm epsilon 3 equals to 13 volt again 1 ohm। साथ ही ये भी गिवन है कि इस आर्म में करंट है जो फ्लो हो रही है, इस आर्म में करंट फ्लो हो रही है, इस आर्म में करंट फ्लो हो रही है, इस आर्म में जो करंट फ्लो हो रही है वो I1 है, इस आर्म में जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज I2 एंड इस आर्म में जो करंट फ्लो हो रही है I3 है। A एंड B आर 2 पॉइंट्स। अब बच्चों इस वाले जो सर्किट को देखने पे ऐसा लगता है आपको कि I1 इससे जो करंट है जो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर और इसका इधर पॉजिटिव टर्मिनल है। अंडरस्टैंड? ये वाले पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं। इसके बाद भी करंट इनके अंदर जारी है, लेकिन आपको ऐसा कंसिडर नहीं करना है। आपको कुछ गड़बड़ भी लगे सर्किट के अंदर, आपको सिर्फ दो बातें चेक करनी है। एक तो किर्चॉफ्स लॉ करेक्टली अप्लाइड हुए हैं या नहीं है, कौन से वोल्टेज लॉ और जंक्शन लॉ दोनों है जो करेक्टली अप्लाइड हुए हैं या नहीं है। सेकेंडरी, आपको इस बात पर तो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है कि करंट एज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कैसे हो सकता है। अंडरस्टैंड? आपको सिर्फ किर्चॉफ्स लॉ ढंग से अप्लाई हुए या नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल, वो आपको अप्लाई करके देखना है। अंडरस्टैंड? आपको ये नहीं सोचना है कि जो इस वाले ये जो 13 वोल्ट की बैटरी के अंदर है ये इन सबसे इसका EMF सबसे ज़्यादा है तो फिर करंट इसमें कैसे जाती है, ऐसी बातें आपको नहीं सोचनी। आपको तो बस किर्चॉफ्स लॉ अप्लाई है जो करेक्टली करना है। अंडरस्टैंड? तो मैं आपको ये भी बताऊंगा किर्चॉफ्स लॉ है जो आप करेक्टली कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्लोज लूप ले रहा हूँ बच्चों, A epsilon 2 B epsilon 1 A फॉर क्लोज लूप A epsilon 2 B epsilon 1 A। और इसमें डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल जो है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल मैं ये ले लेता हूँ, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल एंटी क्लॉकवाइज। अंडरस्टैंड? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों ए से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने जो रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग है जो व्हेन वी आर मूविंग इन दिस आर्म थ्रू दिस आर्म फ्रॉम पॉइंट ए वी एनकाउंटर पॉजिटिव टर्मिनल। मैंने आपको कहा था जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपको है जो आपके मूवमेंट के ड्यूरिंग आपको पॉजिटिव टर्मिनल मिल जाए तो उसके EMF को आपको है जो विद नेगेटिव साइन पुट करना है। तो बच्चों मैं वी आर एनकाउंटरिंग हियर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी हैविंग EMF epsilon 2, दैट्स वाई वी आर यूजिंग नेगेटिव साइन यानी -4 वोल्ट। अंडरस्टैंड? इसके बाद हम इस और बढ़े। तो बच्चों मैं इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रहा हूँ, अब रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो होने वाले करंट उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। फर्स्ट है जो हम है जो इस रेजिस्टेंस के ऊपर कंसिडर नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे B तक। B के बाद है जो हम वापस आए, फिर वापस मेरे को एक बैटरी मिल गई जिसका नेगेटिव टर्मिनल एनकाउंटर कर रहा हूँ बच्चों। तो नेगेटिव टर्मिनल एनकाउंटर करते ही आपको इसकी EMF को पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है, दैट इज़ +10 वोल्ट।
इसके बाद मैं वापस यहाँ आ गया। इसके बाद इस बार मैं जो ईएमएफ को कंसिडर कर चुका हूँ, अब मैं ईएमएफ को कंसिडर नहीं करूँगा। अब मैं केवल रेजिस्टेंस और उनमें फ्लो होने वाले करंट के ऊपर ध्यान रखूँगा और उसके अकॉर्डिंग आई और आर के प्रोडक्ट्स लिखूँगा। अब मैं इक्वल का साइन पुट कर देता हूँ क्योंकि मैं इस प्लेस पे पहुँच चुका हूँ। अब मैं इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा हूँ बच्चों, रेजिस्टेंस से पास हो रहा हूँ और इस रेजिस्टेंस में मेरे मूवमेंट करने की डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हो रही है। दैट्स वाई आई और आर का प्रोडक्ट दैट इज I2 इंटू 2 दैट इज 2I2 इज पॉजिटिव। इसके बाद बच्चों मैं बी पे आया, बी के बाद वापस अगेन एक रेजिस्टेंस वी आर मीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, अंडरस्टैंड। और हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा मूवमेंट तो इस और है लेकिन इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो दैट्स वाई प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट दैट इज I1 इंटू 1 वो नेगेटिव लिखा जाएगा -I1, अंडरस्टैंड। तो इससे आपको एक इक्वेशन मिल गई है बच्चों 6 इक्वल्स टू 2I2 -I1। इट इज आर इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 1 है। इसके बाद बच्चों मैं इस वाले लूप के अंदर पहले मैंने जो एंटी क्लॉकवाइज लिया था, अब मैं जो बाय द वे जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ। इस बार मैं लूप ले रहा हूँ A ε3 B ε2 A फॉर क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप A ε3 B ε2 A और डायरेक्शन है जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल वो रखी है बच्चों मैंने क्लॉकवाइज। अंडरस्टैंड। अब बच्चों मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ और मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल करूँगा, यानी मैं इस टाइप से A से B ε3 होते हुए अगेन मैं A पे आऊँगा, अंडरस्टैंड। मेरा इस डायरेक्शन में मूवमेंट रहेगा और हमको है जो मैंने जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंग है जो हमको केवल फर्स्ट बार जब हम ट्रिप करेंगे तो केवल आपको है जो सेल के ऊपर ध्यान देना है, सेल का आपको पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है। तो बच्चों ए से स्टार्ट किया हमने, हम सेल का अगेन एक पॉजिटिव टर्मिनल एनकाउंटर कर रहे हैं, तो इसके ईएमएफ को आपको नेगेटिव लिखना है, दैट इज -4। इसके बाद ये रेजिस्टेंस पे ध्यान नहीं देना है। इसके बाद बी पे आ गए, बी से वापस हम चले, ε3 मिल रहा है और उसका नेगेटिव टर्मिनल सामने मिल रहा है बच्चों, नेगेटिव। तो इट मीन्स ये आपको है जो विद पॉजिटिव साइन इसके ईएमएफ को पुट करेंगे, अंडरस्टैंड। इसके बाद हम ए पर आ गए, ए पर आने पर आपको इक्वल का साइन लगा देना है। इसके बाद अगेन आप मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंड। और जो आप इस बार बैटरीज के ऊपर या उनके ईएमएफ पर ध्यान नहीं देंगे, इस बार आपको जो रेजिस्टेंस के ऊपर है जो तुम्हारा अटेंशन कंसिडर करना है, अंडरस्टैंड। तो हम है जो इस रेजिस्टेंस से जब पास हो रहे हैं तो इसमें इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, दैट्स वाई 2 ओम जो कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है और I2 इसमें फ्लो होने वाली करंट है, इसका प्रोडक्ट दैट इज 2I2 वो पॉजिटिव लिखा जाएगा, 2I2, अंडरस्टैंड। इसके बाद में बी पे आ गया। इसके बाद है जो बी से वापस मैं अपनी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूँ, तो है जो बच्चों यहाँ करंट I3 करंट जो है I3 वो मेरे मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, दैट्स वाई I3 और 1 ओम का प्रोडक्ट नेगेटिव लिया जाएगा, -I3 इंटू 1 दैट इज I3, अंडरस्टैंड। इससे आपको इक्वेशन मिल रही है बच्चों 9 इक्वल्स टू 2I2 -I3, अंडरस्टैंड। इट इज इक्वेशन 2। इसके बाद बच्चों है जो इस जंक्शन लॉ के ऊपर, अंडरस्टैंड, इस जंक्शन लॉ के बी के ऊपर मैं जंक्शन लॉ लगा रहा हूँ, एट बी अप्लाइंग जंक्शन लॉ दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। यानी इनकमिंग करंट को आप पॉजिटिव मानते हो और आउटगोइंग को नेगेटिव मानते हो, तो इस जंक्शन पे केवल इनकमिंग करंट ही है। इस आर्म के थ्रू भी I1 करंट आ रही है बच्चों, इस आर्म के थ्रू भी I3 आ रही है और इस आर्म के थ्रू I2 आ रही है, दैट्स वाई इनका सम 0। तो यहाँ से आप I3 की वैल्यू उठाएं,
implies I3 इक्वल्स टू माइनस I1 माइनस I2। यह आपकी इक्वेशन 3 हो गई बच्चों। अब इक्वेशन 3 से बच्चों है जो आप I3 की वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर पुट करो, अंडरस्टैंड। तो मैं जो यहाँ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वैल्यू ऑफ I3 केवल ये मैंने इक्वेशंस रहने दी है। पुटिंग वैल्यू ऑफ I3 इन इक्वेशन 2 तो बच्चों है जो इक्वेशन 2 है आपकी 9 इक्वल्स टू 2I2 माइनस I3। तो माइनस I3 की जगह भी लिख दूंगा बच्चों माइनस I1 माइनस I2, अंडरस्टैंड। तो ये हो जाएगी 9 इक्वल्स टू 2I2 माइनस माइनस प्लस I1 और प्लस I2, और फाइनल इक्वेशन हो जाएगी 9 इक्वल्स टू I1 प्लस 3I2। इट इज आवर इक्वेशन नंबर 4, अंडरस्टैंड। अब है जो आपके पास है जो बच्चों इस इक्वेशन, ये इक्वेशन भी I1 और I2 में दो वेरिएबल्स हैं, I1 एंड I2, देयर आर टू वेरिएबल्स एंड हियर वी हैव आल्सो टू वेरिएबल्स, अंडरस्टैंड। अब बच्चों आपको है जो इसमें कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेना है, I1 या I2 के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेना है, अंडरस्टैंड। और यहाँ तो इक्वेट की जरूरत भी नहीं है, यहाँ माइनस I1 और ये प्लस I1 है। तो एडिंग 1 एंड 4, 1 को और 4 को अगर ऐड कर दोगे तो I1 जो है बच्चों एलिमिनेट हो जाएगा और I2 की वैल्यू आ जाएंगी। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को ऐड करते हैं बच्चों। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 6 इक्वल्स टू 2I2 माइनस I1, और ये हो जाएगी बच्चों 9 इक्वल्स टू 3I2 प्लस I1, अंडरस्टैंड। 3I2 प्लस I1। इन इक्वेशंस को अगर ऐड करेंगे तो I1 से I1 कैंसिल, तो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा बच्चों 15 और ये मिल जाएगा बच्चों 5I2, अंडरस्टैंड। 5I2 मतलब है जो आप इन इक्वेशंस को ऐड किया है, यहाँ है जो आपको शायद हो सकता है दिखे ना, आपको अगर दिखने में प्रॉब्लम है तो मैं इन इक्वेशंस को वापस लिख देता हूँ, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को। तो 6 इक्वल्स टू 2I2 माइनस I1, 9 इक्वल्स टू 3I2 प्लस I1। इन इक्वेशंस को ऐड करने पर है जो ये कैंसिल हो जाता है, I1 से I1, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5I2। इम्प्लाइज I2 इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 15/5 दैट इज़ 3 एम्पियर। ये वैल्यू आ रही है बच्चों आपके पास 3 एम्पियर। अब है जी इस इक्वेशन को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, 3 एम्पियर को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो बच्चों आपको I2 भी मिल जाएगा, I1 भी मिल जाएगा आपको। 6 इक्वल्स टू 2 इंटू I2 की वैल्यू 3 माइनस I1। ये I2 की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुट की है बच्चों, इससे I1 के लिए ये सॉल्व हो जाएगा। तो I1 आ रहा है बच्चों आपके पास 0, 6 माइनस 6 दैट इज I1 इक्वल्स टू 0, अंडरस्टैंड। अब बच्चों है जो I3 भी आपके पास हो जाएगी, सिंस I3 जो है वह माइनस I1 और माइनस I2 है, तो माइनस I1 दैट इज 0 माइनस I2 दैट इज -3 इम्प्लाइज I3 इक्वल्स टू -3 हो गया बच्चों। तो आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो I1 इक्वल्स टू 0, I2 इक्वल्स टू 3 एम्पियर एंड I3 इक्वल्स टू -3 एम्पियर। ये आपके पास है जो वैल्यूज़ आई है। अब आप बच्चों एक फाइनल सर्किट डायग्राम अगेन ड्रॉ करें जिसके अंदर है जो ये वैल्यूज़ है जो करंट की है जो उसके अंदर I1 0 कर दें, I2 3 एम्पियर कर दें और I3 को रिवर्स कर दें बच्चों।
अब इस सर्किट में I3 इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, लेकिन आप जो एक और फिगर बनाएंगे न्यू फिगर, उसके अंदर ये करेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे, तो फिर है जो I3 की वैल्यू को आप रिवर्स करना है आपको, अंडरस्टैंड। तो किरचॉफ्स लॉ है जो आपकी ये जो इक्वेशंस को करेक्ट भी कर देता है। तो फिर बच्चों है जो मैं इसको करेक्ट डायग्राम बना के बताता हूँ यहाँ। करेक्ट डायग्राम के अंदर है जो करेक्ट डायग्राम के अंदर I1 0, इट मीन्स नो करंट फ्लोज थ्रू अपर आर्म, इट इज 1 ohm, एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू 10 वोल्ट, अंडरस्टैंड। I1 इक्वल्स टू 0। इसके अंदर I2 पॉजिटिव ही आई बच्चों, इसका मतलब है जो इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी I2, और दैट इज 3 एम्पियर। ये आपकी अगेन है जो 4 वोल्ट की बैटरी है, दैट इज एप्सिलॉन 2, और इट इज 2 ohm, इट इज 2 ohm। इसके बाद इस वाली आर्म के अंदर है जो बच्चों I3 है जो -3 आई थी बच्चों, -3 एम्पियर, -3 एम्पियर। तो -3 एम्पियर आई तो आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, अंडरस्टैंड। दैट इज 1 ohm। ये तो इट इज़ द करेक्ट डायग्राम। इस आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इस आर्म के अंदर 3 एम्पियर करंट फ्लो होगी, और इस आर्म के अंदर I3 इक्वस टू -3 थी, तो ये अभी इस टाइप से है जो ये हो जाएगी 3 एम्पियर की करंट। इट इज़ द करंट डायग्राम। मतलब किरचॉफ्स लॉ बच्चों, आपने अगर है जो करंट की डायरेक्शंस रॉन्ग भी बना रखी है, करंट की डायरेक्शंस, क्योंकि आप है जो सबसे पहले करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर सर्किट के दिया हुआ है जिसके अंदर करंट वगैरह नहीं दी हुई है, केवल सर्किट दिया हुआ है ना, वोल्ट और वोल्टेजेस दिए हुए, बैटरी के वोल्टेज, EMFs वगैरह दिए हुए हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आप खुद है जो करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, अंडरस्टैंड। अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है जो करंट की वैल्यू किरचॉफ्स लॉ को सॉल्व करने पर नेगेटिव आती है, तो इट मीन्स किरचॉफ लॉ ने उसका करेक्शन कर दिया है। आपके न्यू फिगर के अंदर यानी करेक्ट फिगर के अंदर आपको है जो जिस करंट की वैल्यू नेगेटिव आई है जिस आर्म में, उसके अंदर आपको करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। जो स्टार्टिंग वाला जो डायग्राम था जिससे आपने इक्वेशंस बनाई है ना, उससे जो आपको किसी आर्म के अंदर करंट की वैल्यू नेगेटिव आने पर उस न्यू फिगर के अंदर जो करेक्ट फिगर है उसके अंदर आपको करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। यानी किरचॉफ्स लॉ है जो आपके रूल्स को है जो करेक्ट भी कर देता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको करंट को ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करना है, करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसी जंक्शन पॉइंट पे जो करंट पहुंचती है तो इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट की ऐसी इक्वेशंस लिखनी है। और किरचॉफ का रूल वोल्टेज लॉ जो है, अंडरस्टैंड, दैट इज़ द सेकंड लॉ। उसको है जो बच्चों मैंने जिस तरीके से बताया, अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करते हो, मैंने एक ईजी मेथड प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया है कि सबसे पहले आप है जो आपकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स के दौरान आप जब आप मूव करते हो तो सबसे पहले आप है जो केवल बैटरी के सेल्स के जो अपने पाथ में आते हैं उनके EMFs के ऊपर ध्यान देना होता है, और अगेन उस पॉइंट पर आ जाते हैं। इसके बाद अगली बार जब ट्रेवर्सल करते हैं तो आपको ये जो सेल के EMFs पे ध्यान नहीं देना है, रेजिस्टेंस और उनमें फ्लो होने वाली करंट के प्रोडक्ट को पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ लिखना, वो रूल्स है जो मैंने बता रखे हैं। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन है जो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब है जो बच्चों मैं एक सेकंड क्वेश्चन और ले रहा हूँ जो एक्चुअल में NCERT का सैम्पल क्वेश्चन है। इट इज अ सैम्पल क्वेश्चन ऑफ NCERT। एग्जाम्पल है बच्चों उसका NCERT का। क्वेश्चन 2, एक सर्किट दिया हुआ बच्चों, it is 4 ohm resistance, it is 1 ohm resistance, it is 10 volt battery,
अगेन 4 ओम, इसके बाद बच्चों है जो यहाँ एक बैटरी और है, यहाँ जो रेजिस्टेंस है बच्चों 2 ओम, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, अंडरस्टैंड। यहाँ सिर्फ एक बैटरी है, उसका नेगेटिव इधर है और पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये ई है दैट इज 5 वोल्ट, इट इज़ 10 वोल्ट, इट इज़ 5 वोल्ट। आप इसको ए ले लें, ए पॉइंट, इट इज़ बी पॉइंट, इट इज़ सी पॉइंट, इट इज़ डी पॉइंट एंड इट इज़ ई, अंडरस्टैंड। अब बच्चों एनसीईआरटी के अंदर है जो इस प्रॉब्लम्स के अंदर है जो करंट है जो दे रखी है ऑलरेडी, सर्किट के अंदर करंट है जो इस आर में भी करंट शो कर रखी है उन्होंने, इस आर में भी करंट शो कर रखी है, इस आर में भी करंट शो कर रखी है, I1 I2 I3 वगैरह, अंडरस्टैंड। लेकिन बच्चों मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे हम कैसे करें इस क्वेश्चन को, अगर उन्होंने नहीं दे रखी हो तो हम कैसे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अंडरस्टैंड। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो करंट स्टार्ट करता हूँ इस बैटरी से, अंडरस्टैंड, तो इट इज I1, ठीक है ना, और इस आर में करंट चली जाती है I2, तो इस आर में करंट हो जाएगी बच्चों I1 माइनस I2, क्योंकि I1 में से I2 करंट इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हुई, तो रिमेनिंग करंट फ्लोज थ्रू दिस आर्म, दैट इज I1 माइनस I2, अंडरस्टैंड। अब बच्चों है जो I1 माइनस I2 इसी टाइप से है जो, अब ये I1 माइनस I2 इसमें से लेट I3 करंट इधर डाइवर्ट हो जाती है, I3 करंट इधर डाइवर्ट हो जाती है, तो इस आर्म में करंट की वैल्यू हो जाएगी I1 माइनस I2 माइनस I3, अंडरस्टैंड, माइनस I3। अब बच्चों ये I3 करंट है जो इस आर्म में फ्लो हो रही है, तो I3 यहाँ पहुँचेगी। अब इधर से I2 आएगी और इधर से I3 आएगी, तो इस वाली आर्म के अंदर जंक्शन लॉस है I2 प्लस I3 बन जाएगी, अंडरस्टैंड। और अब आप इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए, I2 प्लस I3, यहाँ है माइनस I2 माइनस I3, ये दोनों अगेन कट जाएंगे और इस जंक्शन लो पे ये वाली करंट और ये वाली करंट मिलके I1 बन जाएगी। आप इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए, इसको और इसको, आने वाली करंट इनकमिंग करंट्स ये हैं इस जंक्शन पे, ये मिलके और है जो I1 है जो I1 आपकी फाइनल करंट बन जाएगी। देखो I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, I3 से माइनस I3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ I1, तो I1 इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी। तो इनकमिंग करंट्स इधर से आने वाली करंट इधर से आने वाली करंट का सम करेंगे तो ये जो फाइनल करंट है जो इस जंक्शन से इस डायरेक्शन में लीव कर रही है वो आपको है जो मिल जाएगी, अंडरस्टैंड। अब मैं किरचॉफ्स लॉ इसके अंदर है जो आपको फाइंड करना है बच्चों, फाइंड करंट थ्रू ईच आर्म। आपको है जो हर आर्म के अंदर है जो आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले है जो बच्चों मैं क्लोज लूप ले लेता हूँ और इसमें डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल है जो लेट ये मान लेता हूँ। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल आप आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यू कैन टेक क्लॉकवाइज डायरेक्शन और यू कैन टेक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच एवर यू लाइक। आपको जो भी पसंद हो वो डायरेक्शन आप ले सकते हैं, अंडरस्टैंड। अब मेरे रूल को अप्लाई करने का तरीका, लेट मैं ए से स्टार्ट करता हूँ। मेरी अज्यूम्ड डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल के अंदर है जो मैं ट्रेवल करता हूँ। लेकिन पहले सबसे पहले हम लिख लेते हैं हम कौन सा क्लोज लूप ले रहे हैं। फॉर क्लोज लूप ए बी सी ए। ट्रेवर्सल आप कर रहे हैं बच्चों, ट्रेवर्सल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अंडरस्टैंड। अब बच्चों आप है जो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट करते हो, तो जैसे आप ए से स्टार्ट किया आपने, आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो। ए से बी तक आपको कोई बैटरी नहीं मिली, बी से सी तक आगे कोई बैटरी नहीं मिली, लेकिन सी से जब ए की ओर जा रहे थे ये बैटरी मिल रही है और वी एनकाउंटर द नेगेटिव टर्मिनल,
तो जब आपको जो सी से ए की और आपकी एज्यूम डायरेक्शन में आप ट्रेवल करते हैं और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिल जाता है तो उसकी ईएमएफ को पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है। ये रूल है जो मैंने बताया था। तो इट इज़ 10 वोल्ट। अंडरस्टैंड। अगेन आप ए पे आ गए और ए पे आ गए तो आप इक्वल का साइन पुट कर देंगे। जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं अगर आप पहुँच जाते हैं तो फिर आपको इक्वल का साइन पुट कर देना है, साइन ऑफ इक्वलिटी। अंडरस्टैंड। ना वो है जो अब आपको बैटरीज के ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं देना, अब आपको रेजिस्टेंस और उनमें फ्लो होने वाली करंट पे ध्यान देना है। अब वी आर अगेन मूविंग फ्रॉम ए टू बी इन आर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन वी फाइंड दैट करंट इन फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन एज वी आर मूविंग। दैट्स वाई प्रोडक्ट ऑफ I2 and 4 ohm is taken as positive, that is 4I2। अंडरस्टैंड। इसके बाद इस डायरेक्शन में आया बी से सी की ओर, अगेन वी आर नोटिंग दैट करंट इज again in the same direction as we are moving, so that's why the product 2 and I2 plus I3 will be again taken as positive, 2 I2 plus I3। इसके बाद है जो बच्चों आप इधर आ गए, इधर आने के बाद आपका मूवमेंट भी सी से ए की ओर है और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इस आर्म में फ्लो होने वाली करंट I1 और 1 का प्रोडक्ट दैट इज I1 वो पॉजिटिव लिया जाएगा, दैट इज I1। अब इस इक्वेशन को है जो अगर हम सॉल्व कर लें तो 10 इक्वल टू 4I2 और एक यहाँ ब्रैकेट ओपन करने पर 2I2 और मिलेगा, तो दैट इज 6I2 और ये I1 है, तो I1 को पहले लिख देते हैं, I2 की जगह हम लिख देते हैं 6I2 और इसके बाद 2I3 ब्रैकेट को ओपन करने से 2I3 और मिला है आपको, तो इट इज 2I3। अंडरस्टैंड। इट इज इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। इसके बाद मैं एक क्लोज लूप और ले लेता हूं बच्चों, ACDA फॉर क्लोज्ड लूप ACDA, है ना। इसमें डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल अगेन है जो मैं रख लेता हूं, मैं एंटी क्लॉकवाइज रख लेता हूं इस बार। अंडरस्टैंड। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, you can take the direction clockwise और anti clockwise whichever you like, understand। तो that's why अब मैं जो A से स्टार्ट करता हूँ बच्चों, डायरेक्शन है जो लिख देता हूँ मैं ट्रेवर्सल, एंटी क्लॉकवाइज। अंडरस्टैंड। अब मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट। मैं यहाँ से यहाँ तक गया, मुझे कोई बैटरी नहीं मिली, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, कोई बैटरी नहीं मिली, फिर यहाँ से मैं इधर चल रहा हूँ तो ये बैटरी मिल रही है बच्चों मुझे, और इसका नेगेटिव टर्मिनल एनकाउंटर कर रहा हूँ, तो दैट्स वाई 10 वोल्ट इज टेकन एज पॉजिटिव। और अगेन मैं ए पे आ गया तो मेरे को इक्वल का साइन लगाना है। अब बच्चों मैं अगेन इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा हूँ, तो मेरी मूवमेंट की डायरेक्शन ए से डी की ओर है और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो 4 और इसमें फ्लो होने वाली करंट I1 माइनस I2, 4 ओम और I1 माइनस I2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव लिया जाएगा बच्चों, तो दैट इज 4I1 माइनस I2। अंडरस्टैंड। इसके बाद बच्चों मैं इस डायरेक्शन में आया, मैं डी से सी की ओर मूवमेंट कर रहा हूँ मेरी अज्यूम्ड डायरेक्शन में, और उसमें फ्लो भी, करंट का फ्लो भी उसी डायरेक्शन में इस 2 ओम रेजिस्टर के अंदर, तो दैट्स वाई 2 ओम और ये फ्लो होने वाली करंट जो है आपकी, इसका प्रोडक्ट अगेन पॉजिटिव, तो दैट इज 2I1 माइनस I2 माइनस I2 माइनस I3, वो है जो पॉजिटिव लिया जाएगा। अगेन बच्चों मैं सी से ए की ओर मूवमेंट कर रहा हूँ, तो जो 1 ओम की करंट इस रेजिस्टेंस में उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है जिस डायरेक्शन में मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, तो 1 ओम और I1 का प्रोडक्ट दैट इज I1 ओनली, वो है जो पॉजिटिव लिया जाएगा, I1। अंडरस्टैंड। अब है जो बच्चों मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूँ, ये हो जाएगा बच्चों 4I1 और यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो 2I1 एक्स्ट्रा और मिलेगा, तो 4 और 2 6I1 और ये I1 और 7I1, दैट इज 7I1। इसके बाद यहाँ हो जाएगा माइनस 4I2, यहाँ इस ब्रैकेट को ओपन करने पर है जो मिल जाएगा माइनस 4I2 और इसको ओपन करने पर माइनस 2I2, तो माइनस 6I2 आपको अगेन मिलेगा, माइनस 6I2।
इसके बाद बच्चों ये ब्रैकेट ओपन होगा तो केवल इसमें तो I3 है ही नहीं, केवल इसमें है, तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो आपको -2I3 एक्स्ट्रा मिलेगा, -2I3 -2I3। अंडरस्टैंड। अब इस इक्वेशन को बच्चों मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इट इज आर इक्वेशन 2। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 इक्वल्स टू 7I1 -6I2 -2I3। अंडरस्टैंड। इट इज आर इक्वेशन 2। तो आपके पास दो इक्वेशंस हो गई, इट इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। आपके पास वेरिएबल भी बच्चों 3 है, देयर आर 3 वेरिएबल्स I1, I2 एंड I3। इट मीन्स वी नीड 3 इक्वेशंस, एटलीस्ट 3 इक्वेशंस। अंडरस्टैंड। तो थर्ड इक्वेशन बच्चों मैं इस क्लोज लूप से ले लेता हूँ, ADEBA, ये वाला क्लोज लूप ले लेता हूँ बच्चों। अंडरस्टैंड। for closed loop ADEBA। अब बताइए आप कौन सी डायरेक्शन हम लें, आवर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल, यू कैन टेक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये जो मैं ले लेता हूँ इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ। अंडरस्टैंड। तो मैं अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है ट्रेवर्सल डायरेक्शन। अंडरस्टैंड। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना मूवमेंट स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ से यहाँ तक आया, कोई बैटरी नहीं मिली, यहाँ से यहाँ तक आया बच्चों, बैटरी है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनकाउंटर कर रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ B से E की ओर। अंडरस्टैंड। इस बैटरी की ओर और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनकाउंटर कर रहा हूँ, दैट्स वाई वी विल राइट इट्स EMF विद नेगेटिव साइन, दैट इज -5। इसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक आया, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया, मेरे पास कोई बैटरी नहीं मिली तो मैं इक्वल का साइन पुट कर दूंगा। इसके बाद अगेन मैं मूवमेंट स्टार्ट करूँगा, इस बार बैटरी पे ध्यान नहीं दूंगा, इस बार मैं जो हमारे पाथ में रेजिस्टेंस आते हैं उसमें फ्लो होने वाली करंट और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू के प्रोडक्ट पे जो कंसिडर करूँगा। तो बच्चों मैं जो पास हो रहा हूँ रेजिस्टेंस 4 ओम से, और मैं नोट कर रहा हूँ मेरा मूवमेंट भी A से B की ओर है और करंट भी A से B की ओर ही फ्लो हो रही है, दैट्स वाई 4 ओम और I2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव, 4I2। इसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ से यहाँ तक आ गया, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब मैं D से A की ओर जा रहा हूँ मेरे लूप को कंप्लीट करने के लिए, ट्रेवर्सल को कंप्लीट करने के लिए, तो मैं D से A की ओर जा रहा हूँ लेकिन करंट इसमें अपोजिट सेंस में फ्लो हो रही है, तो दैट्स वाई प्रोडक्ट ऑफ 4 ओम एंड करंट I1 माइनस I2 विल बी नेगेटिव। तो ये हो जाएगा -4I1 माइनस I2। अब बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं, -5, इसको अगर ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो बच्चों -4I1 आएगा, -4I1, और इस ब्रैकेट को ओपन करने पर +4I2 भी आ जाएगा, और +4I2 आपके पास आ जाएगा +4I2 -4I2 -5 4I2 +4I2। तो ये बच्चों है जो ये तो कैंसिल हो रहा है, 4I2 और माइनस +4I2, सॉरी +4I2, दैट इज 8I2। -+4 8I2। अंडरस्टैंड। I2, दैट इज इक्वेशन 1, इट इज इक्वेशन 2। अब बच्चों क्या करें आप, वी हैव 3 इक्वेशंस हो गई हमारे पास एटलीस्ट, लेकिन हमारा काम चल जाएगा 3 इक्वेशंस से, एटलीस्ट वी रिक्वायर 3 इक्वेशंस, है ना, कम से कम 3 इक्वेशन तो चाहिए, कभी कभी है जो ज़्यादा इक्वेशन की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। अंडरस्टैंड। तो बच्चों अब आप क्या करें कि यहाँ है जो इन दोनों इक्वेशंस में I3 है, तो अगर आप है जो इन इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो है जो ऐड करने पर इसमें
2i3 और -2i3 कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों। इक्वेशन 2 और 1 को ऐड करेंगे और फिर इक्वेशंस बच जाएगी फाइनल इक्वेशन i1 और i2 की फॉर्म में। और जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी इन दोनों से, उसको है जो इसके साथ सॉल्व कर लेंगे। ये इक्वेशन आपकी थर्ड इक्वेशन है। अंडरस्टैंड? तो एडिंग 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2, 1 है आपकी बच्चों ये हो जाएगी 10 इक्वल्स टू i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3, और जो ये इक्वेशन है 10 इक्वल्स टू 7i1 माइनस 6i2, और ये हो जाएगी -2i3। अंडरस्टैंड? अब इन दोनों को ऐड करने पर बच्चों ये कैंसिल हो जाता है। ये हो जाएगा बच्चों 20, ये हो जाएगा 8i1, और ये जो अगेन ये भी है जो कैंसिल आउट हो रही है 6 और -6i2, ये भी टर्म कैंसिल आउट हो रही है। दैट्स वाई i1 इक्वल्स टू 20/8। अब है जो मैं 4 से इसको कैंसिल काट देता हूँ, इसको 4 और ये 5, दैट इज 5/2, यानी 2.5 एम्पियर करंट इज i1, यानी आपके पास i1 जो मिल गया है दैट इज i1। मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, या इस डायरेक्शन यहाँ लिख देता हूँ। i1 जो आपको मिला है वो मिला है आपको 2.5 एम्पियर। अंडरस्टैंड? अब बच्चों ये वैल्यू में किसी भी ऐसी इक्वेशन जिसमें केवल i1 और i2 हो, केवल i1 और i2 हो, क्योंकि आप है जो i1 फाइंड कर चुके हो, तो इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए i1 की, तो इसको i2 मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? ये वैल्यू वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो आपको i2 मिल जाएगा। तो दैट इज -5 इक्वल्स टू -4i1 प्लस 8, और i2 इज 2.5, दैट इज 5/2 एम्पियर। ये हो जाएगा बच्चों 4, तो ये हो जाएगा -5 इक्वल्स टू -4i1 और 5 × 4 प्लस 20। अब जी इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये इधर जाएगा -25 इम्प्लाइज -4i1 इक्वल्स टू -25। सॉरी, आपको i1 की वैल्यू पुट करनी थी, यहाँ हमसे मिस्टेक हुई है, हमने i2 की वैल्यू पुट कर दी। -5 इक्वल्स टू -4i1 दैट इज 5/2, दैट इज 8i2। इस 2 से ये कैंसिल, तो -5 इक्वल्स टू -10 प्लस 8i2। इसका मतलब इम्प्लाइज i2 जो आपका बन रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर, ये उधर शिफ्ट होगा तो +5, 5/8, दैट इज जो i2 इक्वल्स टू -5 प्लस 10, दैट इज 5/8, दैट इज 5/8 एम्पियर। अंडरस्टैंड? अब बच्चों इस वैल्यू को जो आप किसी ये जो i2 आ गया आपको, i2 को भी मैं लिख देता हूँ, दैट इज 5/8 एम्पियर। इसके बाद इस i2 की इस वैल्यू को है जो इस इक्वेशन में पुट कर दें आप, जैसे इक्वेशन 2 में पुट कर दें, इसमें कर दें या इसमें कर दें, इट रिजल्ट रिमेंस द सेम। अंडरस्टैंड? तो बच्चों है जो मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ तो i3 की वैल्यू भी आ जाएगी आपको। अब मैं इस इक्वेशन को हटा देता हूँ, वी नीड नो मोर दिस इक्वेशन। हाँ, तो बच्चों ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 7i1, 5/2 था आपके पास, -6i2 5/8 था, और ये हो जाएगा -2i3। मैंने i1 और i2 की वैल्यूज पुट की है बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 35 -2, और ये हो जाएगा 3 4 15/4, और इस साइड में शिफ्ट होने पर +15/4, दैट इज -2i3। अंडरस्टैंड? अब है जो आप इसको 4 LCM ले लें, 4 ये इट विल बिकम 40 -70 +15 इक्वल्स टू
-2i3, और ये हो जाएगा 55, 16, 17, तो दैट इज 15/4 इक्वल्स टू -2i3 इम्प्लाइज i3 जो आपके आ रहा है वो आ रहा है -15/8 एम्पियर। i3 इक्वल्स टू -15/8 एम्पियर। अंडरस्टैंड? इट मीन्स i3 की ये डायरेक्शन नहीं रहेगी, i3 की वैल्यू नेगेटिव है ये बच्चों। इसका मतलब जब आप करेक्टेड फिगर बनाओगे तो उस समय जो आपको इस आर्म के अंदर करंट की वैल्यू इस डायरेक्शन में ना होके इस डायरेक्शन में रखनी पड़ेगी। दैट इज द फाइनल फिगर। अंडरस्टैंड? अब जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको आगे कैसे सॉल्व करना है, जैसे इस आर्म में तो डायरेक्टली करंट की वैल्यू है जो 5/8 एम्पियर है, और इस आर्म के अंदर I1 यानी 5/2 यानी 2.5 एम्पियर है, लेकिन I1 माइनस I2 AD के अंदर है जो कितनी करंट फ्लो होगी, AD इन आर्म AD। तो AD के अंदर है जो बच्चों करंट हो जाएगी IAD इक्वल्स टू I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2। अब बच्चों I1 माइनस I2 IAD that is I1 is 5/2 माइनस I2 ये हो गया बच्चों -5/8। अंडरस्टैंड? तो 5/2 प्लस 5/8 दैट इज 8 LCM 4, तो 20 प्लस 5 दैट इज 25/8 एम्पियर। IAD आपके 25/8 एम्पियर हो रही है। जैसे अब है जो DC के अंदर करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो DC के अंदर करंट है बच्चों I1 माइनस I2 माइनस I3, तो I1 इज 5/2, I2 है बच्चों आपके पास सॉरी I2 है जो आपके पॉजिटिव थी बच्चों, I2 आपके पास पॉजिटिव थी, ये आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि I1 माइनस I2 है और I2 इज पॉजिटिव 5/8, तो ये 5/2 माइनस 5/8 दैट इज नेगेटिव, दैट इज 15/8 एम्पियर। नाउ I1 माइनस I2 माइनस I3, तो बच्चों 5/2 I1 5/2 माइनस I2 इज 5/8 और माइनस I3 आपकी नेगेटिव है बच्चों -15/8। अंडरस्टैंड? अब बच्चों है जो यहाँ LCM ले लोगे आप, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, LCM ले लेता हूँ मैं 8, तो यहाँ 4 आ जाएगा दैट इज़ 20, यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा +15 दैट इज़ 30/8, ये 15 30/8 एम्पियर। ये हो जाएगा बच्चों IDC, इट इज़ IDC। तो सिमिलरली आप है जो जैसे इस आर्म के लिए करंट की वैल्यू फाइंड करनी तो IBC फाइंड करना था, दैट इज I2 प्लस I3। I2 की वैल्यू दे रही कि 5/8 और I3 है -15/8, तो वो वाली करंट है जो इस टाइप से हो जाएगी। सिमिलरली वी कैन फाइंड है जो I2 प्लस I3 एज करंट IBC। अब I2 की ये वैल्यू पुट करेंगे और I3 की विद नेगेटिव साइन ये वैल्यू पुट करेंगे, तो उससे आपको मिल जाएगा IBC। तो बच्चों से इस तरीके से आप है जो हर आर्म के अंदर करंट की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कोई एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कीप नोटिंग, है ना, फॉर वर्थ नोटिंग, दैट इज़ बोर्ड के अंदर अगर है जो आपके पास किर्चॉफ्स लॉ पे क्वेश्चन आता है तो आप इक्वेशन लिखते समय हर इक्वेशन को 2 बार है जो उसको चेक करें, क्योंकि अगर आप है जो किसी भी इक्वेशन को कुछ भी मिस्टेक कर देते हैं, लेट
पॉजिटिव साइन की जगह नेगेटिव साइन पुट कर देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर है जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन गलत हो जाती है। फिर आप है जो उसमें काफ़ी टाइम फॉलो करके, उसका थोड़ा टाइम भी लगता है बच्चों इक्वेशंस वगैरह बना के उनको सॉल्व करने में, फिर आप है जो उससे रिजल्ट निकालते हैं। अगर वो रिजल्ट है जो गलत आ जाता है तो आपको है जो ओवरऑल है जो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द इक्वेशन, ईच इक्वेशन शुड बी चेक्ड एटलीस्ट 2 टाइम्स, कम से कम 2 बार है जो उस इक्वेशन को है जो आप चेक करें। इसके बाद करंट का डिवीजन बहुत ही केयरफुली करें। उसको करंट का डिवीजन करते समय भी अगर आपके क्वेश्चन में करंट का डिवीजन नहीं तो आप करंट है जो स्टार्ट करेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे जंक्शन पॉइंट्स के ऊपर, तो वहाँ से भी आपको केयरफुली है जो उसको चेक करना है कि वेदर वी हैव करेक्टेड इट और नॉट। अंडरस्टैंड? हमने उसको करेक्ट किया है या गलत किया है, क्योंकि अगर आपने ये मिस्टेक कर दी तो आपका फाइनल रिजल्ट है जो रॉन्ग हो जाएगा, और काफ़ी टाइम वेस्ट करने के बाद भी फाइनल रिजल्ट अगर रॉन्ग हो गया तो क्वेश्चन के अंदर मार्क्स मिलेंगे आपको स्टेप वाइज। अगर आपको आधा नंबर मिल जाए तो मिल जाए अदर इक्वेशंस को ट्रू लिखने पर, अदरवाइज है जो आपके मार्क्स काफ़ी कटेंगे। तो ये मैंने जो आप किरचॉफ लॉ को अप्लाई करने के कुछ मेथड बताए हैं, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस पोटेंशियोमीटर। अंडरस्टैंड? थैंक यू।